हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आर एस प्री की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में मैंने आपको दो टॉपिक कंप्लीट करा दिए। एक टॉपिक तो है बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है नैनो टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी की आप क्लासेस देख सकते हो, अच्छे से कवर कराया है और संभावना ये है कि क्वेश्चन जो भी आएगा इन फ्यूचर तो इन्हीं टॉपिक्स में से आपका आ जाएगा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। देखिए, ये क्लासेज आपको रोजाना 9 बजे प्राप्त होती हैं और ठीक वैसे ही होती हैं। देखिए, एक दिन में मैं पूरा कंप्लीट टॉपिक नहीं करा रहा हूँ। एक दिन में तो हम पूरा पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे आपके टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कराते जाऊंगा और आपको ये जो नॉलेज है साइंस एंड टेक की, वो आराम से धीरे धीरे आपको प्राप्त होती रहेगी। और जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना होगी उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आर एस प्री की तैयारी कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, बिना देर किए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है कि विज्ञान ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। देखिए, जिस तरह से आर एस प्री में क्वेश्चन आते हैं या फिर सिलेबस ने जिस तरह से सिलेबस बनाया है उसके अकॉर्डिंग यदि हम पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अब हम किसी भी गाइड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, गाइड में क्या लिखा हुआ है तो वो मैटर नहीं करता है। आप अच्छा ज्ञान अच्छे तरीके से कहाँ से ले सकते हो, ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में विज्ञान हमें किस तरह से उपयोगी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनर्जी में विज्ञान जो है वो क्या उपयोग में हमारे आती है। देखिए, ऊर्जा हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि यह हर प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। प्रत्येक काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें ऊर्जा के प्रकार के बारे में। ऊर्जा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, सामान्य रूप से यांत्रिक रूप से अगर हम बात करें तो ऊर्जा दो तरह की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। इनको हम पहले समझते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है। देखिए, यदि कोई वस्तु, फिजिक्स में हम किसी भी चीज को हम वस्तु के नाम से शब्द पुकारते हैं। कोई भी वस्तु है जो चल रही हो, घूम रही हो, गति कर रही हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो, यानी जो वस्तु गतिमान है, चल रही है, उसमें 100% क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अब मान लीजिए कोई वस्तु है वो धीमी गति से चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। और बहुत तेजी से चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वह चलायमान वस्तु जो होती है उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो गति करती हुई वस्तुओं की ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। जैसे बहता हुआ पानी, दौड़ती हुई गाड़ी, गिरता हुआ पत्थर, और जो घड़ी में सुई टिक 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 करती चली जाती है तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो चल रही है। तो कोई भी वस्तु जो जिसमें गति है, चल रही है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का अर्थ होता है कि भाई किसी भी वस्तु को, अब ध्यान देना, हम हमेशा जमीन को ग्राउंड लेवल मानेंगे। जमीन से कितनी ऊंचाई पर रख दिया है स्थितिज। अब गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और वी क्या है, वस्तु की गति है। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पर रखी हुई है, जितनी ऊंचाई पर रखी हुई है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा का निर्धारण करती है। यानी किसी वस्तु की ऊंचाई या स्थिति के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी पीई से इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला होगा एम जी एच। क्या होता है, एम जी एच, जहां पर एम क्या है, एम वस्तु का द्रव्यमान है, जी है गुरुत्वीय त्वरण, और एच क्या है, वस्तु की ऊंचाई। कहाँ से, ग्राउंड लेवल से वस्तु की जो ऊंचाई है वह क्या होती है, एच होती है। तो मान ली पहाड़ी पर रखा हुआ पत्थर, पहाड़ी पर रखा हुआ पत्थर में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए किसी वस्तु को हम जमीन से उठा के मेज पर रख दें तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। किसी बांध की ऊर्जा, किसी बांध की ऊर्जा, बांध में जो ऊर्जा होती है वह भी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्प्रिंग को जैसे हमने खींचा तो खींचने के बाद जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की ऊंचाई या उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा के वस्तु की गति करने के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करें अगली ऊर्जा के बारे में, ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है, थर्मल एनर्जी कहते हैं इसे। किसी वस्तु के अणुओं के कंपन के कारण उत्पन्न ऊर्जा,
यानी कि कोई भी वस्तु है, उसके जो अणु हैं वह कंपन करते हैं, तो कंपन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वह जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा ऊर्जा को उसको उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। जैसे खाना पकाते समय चूल्हे से निकलने वाली गर्मी क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा होती है। कुकर में हमने खाना पकाया है, कुकर को जब खोलते हैं तो अचानक से भाप निकलती है, तो वह भी क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा होती है। लकड़ी को हम जला रहे हैं तो उसमें ताप होता है, वह भी कौन सी ऊर्जा होती है, ऊष्मा ऊर्जा होती है। तो अगली जो ऊर्जा है वह कौन सी है, ऊष्मा ऊर्जा है। अब हम बात करें विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा का अगला रूप कौन सा है, विद्युत ऊर्जा। अब घरों में देखो बिजली होती है, तो वह क्या है, विद्युत है। तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो घरों की जो बिजली होती है, बैटरी में जो करंट होता है, वह सब क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होती है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि बल्ब में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो बल्ब के द्वारा जो हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो बल्ब के पास यदि हम हाथ लेके जाते हैं तो गर्म भी तो हो जाता है, तो वह प्रकाश ऊर्जा भी उत्पन्न करता है और ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। लेकिन ये उत्पन्न थोड़ी हुई है, ये क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में बदली है। बल्ब में कौन सी ऊर्जा आई थी, विद्युत ऊर्जा आई थी। विद्युत ऊर्जा बदल गई किसमें, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में। तो इस तरह से ऊर्जा जो है वो बदल बदल सकती है, कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। यही ऊर्जा संरक्षण का क्या है, नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सब जगह मान्य है। और अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। आपको अगर हम बात करें कि भाई पृथ्वी पर कोई सी भी ऊर्जा यदि हमें दिखाई दे रही है, किसी भी रूप में हमें दिखाई दे रही है, वो सारी की सारी ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। तो सूर्य ही वास्तव में क्या है, हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो देखिए, दैनिक जीवन में ऊर्जा का उपयोग है बिजली से चलने वाले उपकरण बनाने में। वाहन का निर्माण भी ऊर्जा सिद्धांत पर हुआ है। खाना पकाने में हमने ऊष्मा ऊर्जा के बारे में बात की थी। गैस या बिजली, सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण, ये सभी दैनिक जीवन में हमारे उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा जो है हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। अब हम बात करें कि विद्युत हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान जो है और कहाँ काम आती है। विद्युत के रूप में इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घरों में बिजली आती है, उसके रूप में भी दैनिक जीवन में विज्ञान काम आती है। बिजली हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। इसके बिना आज के जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। आप सोचिए कि भाई पुराने समय में जो लोग बिना बिजली के रहते थे, वो दीपक से काम चलाते थे, या फिर जीवाश्म ईंधन के स्रोतों से काम चलाते थे, लकड़ी जलाते थे। लेकिन अब जो है, यदि आप कल्पना करें कभी बिजली चली जाए, आपको बिजली प्राप्त ना हो, तो क्या आप सही तरह से काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ऊष्म जो विद्युत ऊर्जा है, वो है हमारे, यानी विद्युत जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे जीवन का क्या बन चुकी है, हिस्सा बन चुकी है। अच्छा, विद्युत कैसे उत्पन्न हुई, विद्युत उत्पन्न होती है विद्युत धारा के कारण। तो विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, जो एक कंडक्टर के माध्यम से, चालक के माध्यम से चलती है। तो विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गति करते हैं, तो क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी, यानी कि किसी टाइम पीरियड में कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, उससे ही हमारी विद्युत धारा क्या होती है, निर्धारित होती है। अब विद्युत धारा के प्रवाह के कारण पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है, का चालक और कुचालक। चालक को हम बोलते हैं कंडक्टर। चालक को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, वे पदार्थ जो विद्युत धारा को सुचारू रूप से प्रवाहित करने में सक्षम होते हैं। यानी जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उन्हें हम चालक कहते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी क्या है, धातु हैं, वो सभी क्या कहते हैं, विद्युत की चालक होती हैं। जैसे कौन कौन सा, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये विद्युत की क्या है, चालक है। और चांदी है, आपका सिल्वर है, यह भी क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। सोना है, विद्युत की चालक होती है। यानी जितने भी मेटल हैं, जितनी भी धातुएं हैं, वे सब क्या होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि विद्युत की चालक कौन सी। दूसरे पदार्थ कौन से, इंसुलेटर बोलते हैं इनको, कुचालक बोलते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, जैसे प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, ये विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। एक पदार्थ आता है जो उसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। यह ग्रेफाइट कार्बन से बना है, लेकिन यह विद्युत का क्या है, चालक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत का चालक कौन सी
अधातु है तो अधातु जो है वह ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट विद्युत की क्या है, चालक है। तो चालक पदार्थ कैसे कहेंगे, जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में एक नियम है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, को वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। और यह नियम कहता है कि कोई भी मतलब V बराबर आई आर, यानी कि धारा और वोल्टेज और प्रतिरोध में एक संबंध होता है V बराबर आई आर। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि भाई धारा बराबर हो जाएगा वोल्टेज बट्टे प्रतिरोध, तो सीधी सी बात है, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा क्या होगी, कम होगी, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें ओम के नियम सिखाता है कि विद्युत धारा और प्रतिरोध में क्या होता है, एक संबंध होता है। विद्युत धारा प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारा का दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है, घरों में पंखा चलाने में, फ्रिज चलाने में विद्युत का उपयोग किया जाता है, टीवी चलाने में विद्युत का उपयोग किया जाता है, मोबाइल चार्जिंग में विद्युत का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर में हम विद्युत का उपयोग करते हैं। और इंडक्शन जो कुकिंग होती है, इंडक्शन चूल्हा होता है, जैसे हम अलग अलग पदार्थों को गर्म करते हैं, उसमें भी विद्युत का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत तो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन की एक सार्थकता को सिद्ध भी नहीं करते। तो विद्युत जो है वो हमारे जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए हम बात करते हैं चुंबकत्व के बारे में। किसके बारे में, चुंबकत्व के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में। देखिए, चुंबकत्व से संबंधित घटनाएं दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर विद्युत उपकरणों में। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में चुंबकत्व कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र है, जहां चुंबक की शक्ति महसूस की जाती है। मान लीजिए कोई चुंबक है, उस चुंबक को रख दिया, तो जिस एरिया में चुंबक अपना प्रभाव रखती है, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जिससे एक ऐसा अदृश्य शक्ति जहां पर चुंबक की शक्ति को महसूस किया जाता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे हम कहते हैं EMI। इसको क्या कहते हैं, EMI। एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और इस सिद्धांत को किसने दिया, माइकल फैराडे ने दिया। ध्यान देना यहाँ से हमने बहुत सारे जनित्र का आविष्कार किया हमने, और पानी से बिजली बनाने का आविष्कार इसी सिद्धांत पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव किया जाए तो हम विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं, विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमने टरबाइन बनाई, टरबाइन में ऊपर से पानी गिराया, पानी गिराने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव हुआ, और बदलाव होने के कारण हमने क्या की, बड़े बड़े जो झरने होते हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं, वहां से विद्युत धारा को हम क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और सिद्धांत को देने वाले कौन है, माइकल फैराडे। तो एक परिवर्तित क्षेत्र के कारण, यानी कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है तो क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा। इसका उल्टा भी सही है कि विद्युत धारा में परिवर्तन होने के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये भी हमारे लिए एक काम की बात है। अब हम बात करते हैं चुंबकत्व दैनिक जीवन में क्या उपयोग करता है। देखिए, मोटर बनाने में चुंबकत्व का उपयोग होता है, जनरेटर बनाने में चुंबकत्व का उपयोग होता है, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव बनाने में चुंबकत्व का उत्पन्न होता है, और ट्रांसफार्मर का निर्माण भी चुंबकत्व के कारण ही संभव हुआ है। तो ये सारी दैनिक जीवन में हमें क्या है, उपयोगी सिद्ध हुए हैं। आगे हम बात करें दैनिक जीवन में प्रकाश का क्या उपयोग है। दैनिक जीवन में प्रकाश का क्या उपयोग है, तो अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो प्रकाश का महत्व दैनिक जीवन में बहुत बड़ा है। हमारे देखने की क्षमता से लेकर सौर ऊर्जा तक हर जगह प्रकाश अहम है। परावर्तन, प्रकाश की किरणों का सतह से टकराकर वापस आना, यानी कि कोई सतह है, दर्पण है, और उस दर्पण से प्रकाश की किरण आई और उसी माध्यम में लौटकर चली गई, तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, इस परिघटना को कहते हैं परावर्तन। इस तरह की आपने कुछ किताबों में देखा होगा। तो इसका उदाहरण क्या है, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनना, मतलब हम दर्पण में चेहरा जो देखते हैं शीशे में, तो वह किसका उदाहरण है, परावर्तन का उदाहरण है। अब बात करते हैं अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनमें उनकी दिशा बदल जाती है। तो दिशा बदलने को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। जैसे मान लीजिए प्रकाश की एक किरण है, वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अविलंब से पास होकर गुजरती है या फिर दूर होकर गुजरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि पहला माध्यम और दूसरा माध्यम कौन सा है। मान लीजिए प्रकाश की किरण हवा से और पानी में जा रही है तो अवलंब के पास होकर, और यदि कांच से पानी में जा रही है या कांच से हवा में जा रही है तो अवलंब से दूर होकर गुजरती है। इसके उदाहरण क्या है, अपवर्तन के कारण ही हमें आकाश नीला दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई दे जाता है, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ये सब किसके कारण है, अपवर्तन के कारण है। अपवर्तन के कारण ही पानी में तैरती हुई मछली कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अपवर्तन के कारण ही पानी में जो डूबी हुई छड़ है या पेंसिल है वो कुछ टूटी हुई दिखाई देती है।
तो ये सब क्या मुड़ी हुई दिखाई देती है या टूटी हुई दिखाई देती है, ये सभी घटनाएं किसके कारण संभव हुई हैं? अपवर्तन के कारण संभव होती हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान उपयोगी है। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण यानी सफेद प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। और इसका उदाहरण क्या है? इंद्रधनुष का बनना। तो देखिए, मान लीजिए ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म से प्रकाश आया और प्रकाश निकलकर 7 रंगों में क्या हुआ? विभाजित हुआ। तो जब 7 रंगों में विभाजित हुआ तो उसे हम बोलते हैं विबग्योर, BIB और GYO और R, विबग्योर। ये 7 रंगों में ये बट जाता है। तो इंद्रधनुष भी कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का होता है। तो यहाँ पर प्रकाश जो है हमारे दैनिक जीवन में इंद्रधनुष बनाने में उपयोगी है। तो इस तरह से प्रकाश का उपयोग हम दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं? कैमरा में, चश्मे में, दूरबीन में, लेजर तकनीक में, फाइबर ऑप्टिक्स में भी प्रकाश का क्या है? उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की गति से किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो आप जो मोबाइल क्षेत्र में जो औद्योगिक क्रांति देख रहे हो, तुरंत ही हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं हम, नेट को जो इंटरनेट को हमने गति दी है तो वो किसके माध्यम से दी है? ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हमने इसको गति दी है। तो यहाँ पर भी क्या है? ये उपयोगी है। नेक्स्ट हम बात करें ध्वनि दैनिक जीवन में हमारे लिए कहाँ उपयोगी है? तो ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है, यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्वनि मतलब आवाज जो हम करते हैं वह ध्वनि है। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? ध्वनि की उत्पत्ति एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है जो पदार्थ के कणों से के कंपन से उत्पन्न होती है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वह कैसे होते हैं? कंपन करते हैं, तो उसके कारण ध्वनि की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश के बारे में पूछा जाए कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। और यदि ध्वनि के बारे में पूछा जाए तो ध्वनि है अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग। ये कंसेप्ट है। इसको याद रखने का तरीका है कि अनुप्रस्थ में प्रा आता है और प्रकाश में भी प्रा आता है, और ध्वनि में आधा धा आता है और अनुदैर्ध्य में भी क्या आता है? धा आता है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि की गति करें तो ध्वनि की गति माध्यम के अनुसार बदलती है। ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, गैसों में सबसे कम होती है। हवा में जो ध्वनि की सामान्य गति है वह है 343 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। इसको आप याद रखिए कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में भी ध्वनि की गति होती है 343 मीटर पर सेकंड। अब हम बात करें कि ध्वनि का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर है? तो फोन कॉल में, म्यूजिक सिस्टम में, अलार्म में, रेडियो में, टेलीविजन में, सब जो है ध्वनि के माध्यम से ही हम किसी चीज को क्या करते हैं? सुनते हैं। तो ध्वनि जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती है, और यह है क्या है? विज्ञान का एक ही रूप है जो दैनिक जीवन में हमारे काम आ रहा है। चलिए हम इस क्वेश्चन से आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो कल आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे डेली आपकी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? क्वेश्चन क्या है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा परावर्तन, तीसरा वर्ण विक्षेपण और चौथा उपरोक्त सभी। आप सभी कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर दें, जिससे कि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट रेगुलरली हमारी क्लास को देख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें आप बता सकते हो कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपके लिए तैयारी में कहाँ तक ये उपयोगी सिद्ध हो रही हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि भाई इतने स्टूडेंट हमारे रेगुलरली सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।